जय हिंद साथियों। मैं प्रिंस कुमार आप सबका स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है NCERT बाय प्रिंस कुमार। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूं क्लास 9 के साइंस का चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है खाद्य संसाधनों में सुधार। दोस्तों तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोग को आज इस चैप्टर के अंदर पढ़ाऊँगा कि खाद्य क्या होते हैं दोस्तों, और किस प्रकार से हम लोग कौन कौन सा भोजन ग्रहण करते हैं, उसके अंदर फल क्या होती हैं, सब्जियां क्या होते हैं, अनाज क्या होते हैं। फिर हम लोग समझने का प्रयास करेंगे इस चैप्टर के अंदर कि भारत के अंदर जो है फसलों को कितने कैटेगरी के अंदर बांटा गया है, रबी फसल क्या होती है, खरीफ फसल क्या होती है, जायद फसल के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इसके अंदर कि भाई कृषि क्या होती है, कृषि में जो होता उन्नत बीजों का क्या उपयोग होता है। फिर कृषि के लिए सिंचाई की क्या क्या सुविधाएं हैं, भारत के अंदर सिंचाई कितने प्रकार की होती है। फिर हम लोग समझेंगे कि भाई खाद्य तथा उर्वरक में क्या अंतर होता है। फिर हम लोग समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों इसके अंदर कि आपकी जो होती है ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है। तो ये तमाम चीज़ें जो है इस चैप्टर के अंदर हम लोग बहुत बेहतर तरीके से समझेंगे, चूँकि चैप्टर का नाम ही है खाद्य संसाधनों में सुधार। तो खाद्य यानी कि जो हम लोग इंसान को ग्रोथ करने के लिए पोषण चाहिए होता है, तो उसको किस तरह से खेतों के अंदर उगाया जाता है, क्या क्या प्रोसेस होता है, तो तमाम चीज़ें हम लोग इस वीडियो के अंदर जानने का प्रयास करेंगे। आप लोगों से बस तहे दिल से विनम्र निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए, तभी आप लोग जो है इसको समझ पाओगे। अगर आप लोग शुरू में इस वीडियो को स्किप कर दोगे तो आप इस चैप्टर को अच्छी तरह से नहीं समझ पाओगे। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के इस चैप्टर को जो है शुरू करते हैं। हाँ दोस्तों, एक और चीज़, आप लोग अगर इस यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को जो है आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो चूंकि चैप्टर का नाम है खाद्य संसाधनों में सुधार, तो सबसे पहले समझते हैं दोस्तों कि खाद्य हम लोग इंसान को अपना जीवन जीने के लिए, इंसान को जो है अपना जीवन चलाने के लिए, ऊर्जा के लिए तमाम तरह के जो होते हैं अनाजों की ज़रूरत पड़ती है। अनाज जो होते हैं हमें कई सारी एनर्जी देते हैं, जैसे कि ये देखिए सीरियल्स, इनमें गेहूं भी आता है, चावल भी आता है, मक्का भी आता है, बाजरा भी आता है। आजकल सरकार बोलते हैं, आजकल डॉक्टर्स बोलते हैं कि इंसान को जो है मोटे अनाज खाने चाहिए। ठीक है, जो मोटे अनाज जिसके अंदर मक्का आता है, बाजरा आता है, ये सब चीज़ें खानी चाहिए, क्योंकि ये हमें क्या कौन सी एनर्जी देता है, ये हमें कार्बोहाइड्रेट देता है। क्या दोस्तों, क्या देता है? कार्बोहाइड्रेट, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद में सीड्स, कुछ बीज होते हैं, पौधों में पाए जाने वाले सभी बीज खाने योग्य नहीं होते हैं, लेकिन जैसे कि सेब का बीज, उसके अंदर जहर पाया जाता है दोस्तों, तथा चेरी का बीज। लेकिन खाने वाले बीजों में सरसों, सोयाबीन, तिल, मूंगफली, ये हमें क्या देते हैं दोस्तों? वसा देते हैं दोस्तों। ठीक है, ये हमें अच्छा कोलेस्ट्रॉल देते हैं। कुछ बीज ऐसे होते हैं जिनको हमें नहीं खाने चाहिए, जैसे सेब के हो गए, स्ट्रॉबेरी, चेरी वगैरह के हो गए। लेकिन कुछ बीज जो होते हैं जो हमारे सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, जैसे कि सोयाबीन का तेल बनाया जाता है, सरसों का तेल बनाया जाता है, तिल का तेल बनाया जाता है, मूंगफली को ऐसे भी खाते हो उसका तेल भी। तो इससे क्या प्राप्त होता है? हमें वसा प्राप्त होता है। उसके बाद में हम लोग इंसान को जो है कई सारी दालों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे इसमें चना की दाल आती है, मटर की, ठीक है, मसूर की। ये हमें क्या प्रदान करते हैं दोस्तों? प्रोटीन प्रदान करते हैं। तो मैं आप लोगों को क्या समझा रहा हूँ कि हमारे जो दैनिक आहार है, हम लोग जो जो खाना खाते हैं अपने दैनिक दिनचर्या में, तो उसके अंदर ये तमाम चीज़ें हम लोग को शामिल करनी चाहिए, जिससे कि हम लोग को अलग अलग चीज़ें, अलग अलग जो आपका पोषण होता है वो हम लोग को प्राप्त होता है। ठीक है, फिर सब्जियाँ और फल आते हैं, जिसके अंदर हमें कई सारी सब्जियों से हमें विटामिन मिलता है, और फल से हमें खनिज लवण मिलता है, जैसे सेब हो गया, आम हो गया, चेरी हो गया, केला हो गया, तरबूज, पालक, पत्तीदार सब्जियां, इन सब से हमें क्या मिलता है दोस्तों? विटामिन मिलता है, आयरन मिलता है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं हम लोग को अपने खाद्य में, अपने खाने के अंदर, अपने फूड के अंदर इसको इनकलकेट करनी चाहिए। आगे समझने का प्रयास करते हैं कि भाई कुछ चारा फसलें होती हैं, ठीक है, जो पशुओं को दी जाती हैं ताकि वो हम लोग को अच्छा दूध दे सके। ठीक है, हाँ। उसके बाद में समझते हैं कौन कौन सी चारा फसलें आती हैं। तो भैया इसके अंदर आती है जई, सूडान घास, ठीक है, ये सब पशुधन के चारा के रूप में उपयोग किया जाता है। इनको इसलिए बोया जाता है ताकि जो हम लोग पशुओं को खिला सके। अब दोस्तों पशुओं को भी तो खाना चाहिए, उनको भी तो एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो ये तमाम चीज़ें इसके अंदर, ये देखिए, एक स्वस्थ इंसान को ये तमाम चीज़ें जो है अपने आहार के अंदर ऐड करनी चाहिए, जिसके अंदर ठीक मात्रा में फल भी हो दोस्तों, उसके बाद में सब्जियां भी हो, हरी सब्जियां भी हो, ठीक है, अलग अलग फल वगैरह हो। तो ये सब चीज़ें जो है हम लोग को अपने खाद्य में यूज़ करनी चाहिए। ये चैप्टर ही आपको इसलिए पढ़ाया जाता है कि जो बच्चे हैं वो अपने जो उनका फूड खाने का उनका जो है उसको क्या कर सके, इम्प्रूव कर सके, और अपने खाने के अंदर जो है पोषक चीज़ों को जो है ऐड कर सके। ठीक है दोस्तों, हाँ। उसके बाद में समझने का प्रयास करते हैं कि
अब देखेंगे कि भारत के अंदर जो है 3 फसलों के मौसम है, 3 फसलों के प्रकार है, उसको समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले देखिए, सभी फसलों को अपनी वृद्धि तथा जीवन चक्र पूर्ण करने के लिए अलग अलग परिस्थितियों यानी कि अलग अलग तापमान, नमी की जरूरत पड़ती है ना। हाँ, ऐसा नहीं कि आप गेहूं की फसल को जो है आप मानसून के अंदर बो दोगे या फिर चावल की फसल को आप सर्दियों के अंदर बो दोगे। हर फसल का एक टाइम होता है, ठीक है, उसको एक तापमान चाहिए होता है, एक मौसम चाहिए होता है, ठीक है। तो इस आधार पर भारत के अंदर फसलों को 3 कैटेगरी के अंदर बांटा गया है, ठीक है दोस्तों, मौसम के आधार पर। कौन कौन सी? तो पहला आपका आता है फसल खरीफ फसल, दूसरा आता है आपका रबी फसल, ठीक है। और कुछ फसलें ऐसी होती हैं जो ना तो रबी होती है ना खरीफ, उनको किसमें ऐड किया जाता है? जायद के अंदर दोस्तों, ठीक है। इसको भी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे खरीफ फसल के बारे में। खरीफ फसल क्या होती है? ये फसल कब बोई जाती है? बरसात के मौसम में। जैसे कि अभी बरसात का मौसम चल ही रहा है दोस्तों, अभी मानसून चल ही रहा है, ठीक है। तो अभी क्या बोया जा रहा है? अभी हमारे आसपास आप लोग दिखे होंगे, तो अभी हमारे आसपास चावल बोया जा रहा है। तो कब से कब तक बोया जाता है इनको दोस्तों? तो इनको जो है कब से कब तक बोया जाता है? तो जून से लेकर के अक्टूबर के बीच में जिन फसलों को बोया या काटा जाता है उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं खरीफ फसल। इसके अंदर कौन कौन सी मुख्य फसलें आती हैं? तो इसके अंदर भैया आपके आती हैं चावल, सोयाबीन, धान, हरा चना, काला चना। तो ये सब फसलें कौन सी फसल की कैटेगरी के अंदर आती हैं? खरीफ फसल के अंदर आती हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपका रबी फसल, ठीक है। आप लोग समय याद रखिएगा कि खरीफ फसल का समय कौन सा और कौन सी फसल आती है। अगला है आपका रबी फसल। रबी फसल, ये फसल कब से कब तक बोई जाती है दोस्तों? तो रबी फसल जो है आपकी ये नवंबर से लेकर के अप्रैल तक के बीच में बोई और काटी जाती है, ठीक है। इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं? इसलिए इन्हें सर्दी की फसल भी बोला जाता है, क्योंकि इनको जो है सर्दियों के जो हमारे भारत के अंदर बिल्कुल सर्दी पीक टाइम पे होती है ना, सबसे उच्च सर्दी पड़ रही होती है, उस समय इसको बोया जाता है, ठीक है। तो इसकी सबसे मुख्य फसल है आपकी, इसकी सबसे मुख्य फसल है गेहूँ, ठीक है। गेहूँ हो गया, चना हो गया, सरसों हो गया, अलसी हो गया, ये तमाम फसलें क्या कहलाती हैं? रबी फसल कहलाती हैं। तो आप लोग जो है खरीफ फसल और रबी फसल के बीच में अंतर समझने का प्रयास कीजिए। ये देखिए तमाम प्रकार के अनाज इसके अंदर, इसमें खरीफ भी है, रबी भी है, ठीक है। आगे समझने का प्रयास करते हैं कि भाई उसके बाद में एक फसल होती है जायद। क्या होती है दोस्तों? जायद। जायद फसल वो फसल होती है इसके अंदर फल भी आते हैं कुछ और कुछ सब्जियां भी आती हैं। और इनको कब बोया जाता है? इनको बोया जाता है आपका मई, जून, जुलाई की जो गर्मियाँ होती है ना, उसके अंदर इनको, जैसे कि तरबूज हो गया दोस्तों, खरबूज तरबूज हो गया, ठीक है। ये तमाम जो ठंडे ठंडे मतलब काफ़ी रसीले फल वगैरह होते हैं, ये सब जायद के अंदर आते हैं, ठीक है। आगे समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। आगे देखिए, आगे क्या है कि जनसंख्या बढ़ने के साथ खाद्य संसाधनों की मांग में क्या हो रही है? अत्यधिक वृद्धि हो रही है। पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो उनको खाने के लिए अनाज चाहिए होगा। इसके लिए फसल उत्पादन में क्या है? बढ़ोतरी होनी चाहिए, तभी तो जो है किसान जनता का पेट भर पाएगा, ठीक है। तो इसलिए किसान क्या कर रहे हैं? किसान कर रहे हैं कि भैया फसल की किस्मों में सुधार कर रहे हैं, ठीक है। फसल उत्पादन का वो लोग अच्छी तरह से प्रबंधन कर रहे हैं, फसल सुरक्षा का प्रबंधन कर रहे हैं, यानी कि अपनी कृषि करने की जो उनकी तकनीक है उसमें सुधार कर रहे हैं, ताकि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन कर सकें, अच्छी क्वालिटी के बीज लगा सकें, ठीक है। अपनी सिंचाई व्यवस्था अच्छी तरह की कर सकें, फसलों को सुरक्षा दे सकें, ताकि कोई जानवर वगैरह उनको नुकसान ना पहुँचा पाए, जिससे कि उत्पादन में क्या हो? वृद्धि हो, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कि भाई फसल की किस्मों में सुधार ये क्या होता है। तो देखिए, फसल की किस्मों में सुधार के कारक हैं अच्छे और अच्छे बीज, ठीक है। जो आजकल आप लोग देख रहे हैं कि अच्छे अच्छे चावल, धान, इन सब के जो है अच्छे अच्छे क्वालिटी के बीज आ रहे हैं, ठीक है। विभिन्न आनुवंशिक गुणों व पौधों के बीच संक्रमण करके उन्नत गुण वाले पौधे तैयार किए, संकरण कहलाते हैं। यानी कि कई सारे अलग अलग बीजों को जो है उनके बीच में जो है क्या करा करके दोस्तों, उनके बीच में जो है संकरण करा करके एक अच्छे बीजों को क्या किया जा रहा है? पैदा किया जा रहा है। जैसे कि आप देखिए, हायर यील्ड, उच्च उत्पादन वाले बीज प्रति एकड़ फसल की उत्पादकता बढ़ाते हैं, ठीक है। आप लोग कम क्षेत्र में भी अगर इन बीजों को बो दोगे तो आपको जो है अच्छी खासी फसल मिल जाएगी। उन्नत किस्में, इम्प्रूव्ड क्वालिटी, उन्नत किस्में फसल उत्पादन की गुणवत्ता प्रत्येक फसल में भिन्न होती है। दाल में प्रोटीन की गुणवत्ता, तिलहन में तेल की गुणवत्ता और फल तथा सब्जियों का संरक्षण महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। इसके अंदर जो है क्वालिटी बहुत अच्छी होती है इन बीजों की। उसके बाद में दोस्तों, उसके बाद में और क्या किसान आजकल अपना रहे हैं अपनी खेती के अंदर कि भाई वो लोग क्या कर रहे हैं? जैविक तथा अजैविक प्रतिरोधकता, बायोटिक एंड अबायोटिक रेजिस्टेंस, ठीक है, ठीक है, वो लोग यूज़ करते हैं, जिससे कि फसल चाहे कितनी भी धूप में हो या कितनी भी गर्मी में हो, वो क्या होती है? फसल खराब नहीं होती है, चल जाती है फसल, ठीक है। इसके अंदर क्या जैविक तथा अजैविक मतलब परिस्थितियों के कारण फसल उत्पादन कम हो सकता है। इन परिस्थितियों को सहन कर सकने वाली फसल की हानि कम हो जाती है, ठीक है, अगर आप इसका यूज़ करते हो। बायोटिक एंड अबायोटिक रेजिस्टेंस एक तरह का केमिकल होता है। उसके बाद में दोस्तों, उसके बाद में क्या है कि भाई व्यापक अनुकूलता। ये क्या होता है कि व्यापक अनुकूलता वाली किस्मों का विकास
करना विभिन्न पर्यावरण परिस्थितियों में फसल उत्पादन को स्थायी करने में सहायक होगा। एक ही किस्म को विभिन्न क्षेत्रों में जलवायु में उगाया जा सकता। आजकल क्या हो रहा है कि आप लोग देखते हो कि भारत के अंदर वो तमाम फसलें आपके आसपास के किसान उगा रहे हैं जो भारत की है ही नहीं। जैसे ड्रैगन फ्रूट वगैरह देश के अंदर उगाया जा रहा है। आजकल देख रहे हो स्ट्रॉबेरी भी अपने देश के अंदर किसान उगा रहे हैं, जबकि स्ट्रॉबेरी का जो क्लाइमेट है वो इंडिया वाला क्लाइमेट नहीं है, वो ठंडे इलाकों में उगाया जाता है। सेब भी आप लोग देख रहे हो आजकल उग जा रहा है। तो ये सब इसलिए हो पा रहा है क्योंकि जो है एक ऐसी जो है आप लोग इसके अंदर प्रजातियां आ रही हैं फलों की, सब्जियों की, अनाजों की, जिसको जो आप कहीं पर भी उगा सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए जो है क्योंकि उत्पादन बढ़ाना है ना हम लोगों को। हाँ, ये देखिए उत्पादन हम लोग को बढ़ाना है। उसके बाद में फिर जो है हमारा विज्ञान भी काफ़ी मदद करता है। चारे वाली फसलों के लिए लंबी तथा सघन शाखाएं इच्छित गुण हैं। इस प्रकार सस्य विज्ञान वाली किस्में अधिक उत्पादकता प्रदान करने में सहायक होती हैं। तो विज्ञान भी जो हम लोग को काफ़ी मदद करता है। उसके बाद में क्या है दोस्तों कि भाई फसल उत्पादन में सुधार कैसे कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, फसलों के केवल फसल को उत्पादन कर देना ही बहुत बहादुरी का काम नहीं होता है कि फसल को अच्छी तरह से कहीं स्टोर करना भी जरूरी है। पता चला कि आपने गेहूं को ऐसी जगह स्टोर कर दिया यहाँ पर खूब सारे चूहे हैं, गेहूं आपस में सड़ गए, घुन लग गए, तो उसको क्या करना है, अच्छी तरह से उसको सुरक्षा भी प्रदान करनी है। ठीक है, उसके बाद में देखिए किसानों के द्वारा विभिन्न प्रकार की तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है जिससे कि फसल के उत्पादन में क्या हो सके, वृद्धि हो सके। पहले तो आता है आपका भाई पोषक प्रबंधन, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, फिर आता है आपका सिंचाई, फिर आता है फसल को उगाने के तरीके या फसल पैटर्न। ठीक है, ये तीनों चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भाई पोषक प्रबंधन क्या होता है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो भाई देखिए दूसरे जीवों की तरह पौधों को भी क्या होता है, बढ़ने हेतु कुछ पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, उन तत्वों को क्या बोलते हैं हम लोग, पोषण बोलते हैं। जैसे पेड़ पौधों को बड़ा होने के लिए कार्बन चाहिए होगा, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा 13 अन्य पोषक तत्व चाहिए होते हैं, जिससे कि पेड़ पौधे जो होते हैं, जो आप अनाज वगैरह लगाते हैं, वो क्या हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। ठीक है, हाँ। उसके बाद में देखते हैं सोर्स, आधार क्या है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद में भैया जहाँ से पादप पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, भैया जो अनाज होते हैं वो कहाँ से पोषक तत्व, अपना खाना कहाँ से बनाते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा है विज्ञान के अंदर कि भाई एक विधि होती है, इसको बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। क्या होते हैं दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण। अब प्रकाश संश्लेषण के अंदर क्या होता है कि कोई पेड़ है, ठीक है, मान लीजिए कि कोई पेड़ है दोस्तों, ठीक है, कोई पेड़ है, ठीक है। अब इस पेड़ की क्या होंगी दोस्तों, पत्तियां होंगी। क्या होंगी दोस्तों, पत्तियां होंगी। पत्तियां जो होती हैं सूरज के प्रकाश से, किसके प्रकाश से दोस्तों, सूरज के प्रकाश से। ठीक है, ये पत्तियों के अंदर जो क्लोरोफिल होता है और इनके अंदर एक चीज होता है छिद्र, स्टोमेटापोर, छोटे छोटे छेद होते हैं। तो इन पत्तियों से जो होता है ये लोग जो है प्रकाश संश्लेषण की विधि करते हैं, पत्तियां। और पेड़ पौधे जो होता है अपना खाना बना रहे होते हैं। और जड़ों से क्या होता है दोस्तों, जड़ों से जल और अन्य खनिज लवण वो लोग क्या कर रहे होते हैं, अवशोषित कर रहे होते हैं। तो इस तरह से जो है पेड़ पौधे क्या बनाते हैं, अपना खाना बनाते हैं। कहाँ से बनाते हैं, पहला तो आपका हवा से, ठीक है, उसके बाद में पानी से, उसके बाद में मिट्टी से। तो ये 3 जगह है जहाँ से जो है पेड़ पौधे अपना खाना प्राप्त करते हैं। ठीक है, पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। उसके बाद में मैक्रोन्यूट्रिएंट, नाइट्रोजन वायु व भूमि से प्राप्त होता है। हम लोग को पता है कि कई सारी दालें वगैरह होती हैं जो अपना जो है नाइट्रोजन उनके लिए नाइट्रोजन चाहिए होता है, तो वो मिट्टी से प्राप्त करती हैं। ठीक है, राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया होता है जो उनको नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। ठीक है, जिसकी अधिक मात्रा में पौधों को क्या होती है, आवश्यकता होती है। पेड़ पौधों को बड़ा होने के लिए नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा चाहिए होता है। ठीक है, उसके बाद में और क्या चाहिए होता है, फास्फोरस चाहिए होता है, पोटेशियम चाहिए होता है, कैल्शियम चाहिए होता है, मैग्नीशियम, सल्फर, ये तमाम पोषक तत्व चाहिए होते हैं पेड़ पौधों को बड़ा होने के लिए। और ये सब कहाँ से प्राप्त करते हैं, हम लोग मिट्टी से प्राप्त करते हैं। उसके बाद में आता है सूक्ष्म पोषक तत्व, माइक्रोन्यूट्रिएंट। तो जैसे कि लोहा हो गया, मैग्नीज की मात्रा में आवश्यकता होती है, अन्य बोरोन, जिंक, कॉपर, मेलिब्डिनम, क्लोरीन, इन सब पोषक तत्वों की भी क्या होती है, जरूरत होती है। तो ये सब चीज़ कहाँ से प्राप्त कर लेते हैं, हवा से, पानी से, मिट्टी से, पेड़ पौधे ये सब प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, आगे देखने का प्रयास करते हैं और क्या चाहिए होता है पेड़ पौधों को बड़ा होने के लिए दोस्तों, खाद्य तथा उर्वरक। तो इसको समझने का प्रयास करते हैं। खाद्य तथा उर्वरक, ये खाद्य तथा उर्वरक जो अनाज होते हैं वो खुद नहीं बना पाते हैं, ये किसान को डालने पड़ते हैं। ठीक है, हाँ, ये जितनी भी हम लोगों ने ऊपर वाली बात की है, ये तमाम चीज़ें तो जो आपके अनाज होते हैं वो मिट्टी से प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन अब ये जो खाद तथा उर्वरक है, अब इनको जो है बाहर से डाला जाता है, बाहर से इनके ऊपर छिड़काव किया जाता है। तो ये किसान को खुद से जो है अपने पैसे से खर्च करके लाना पड़ता है। तो देखिए मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए खाद्य तथा उर्वरक की क्या होती है, जरूरत होती है। इसी के फलस्वरूप फसल में क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है, तो सबसे पहले आता है आपका खाद्य। खाद क्या होता है दोस्तों, तो देखिए एक कार्बनिक पदार्थ अच्छा स्रोत है, यह थोड़ी मात्रा में मिट्टी को क्या देता है, पोषक तत्व प्रदान करता है। ये बिना किसी केमिकल का, बिना किसी मिलावट का जो होता है खाद होता है। ठीक है, हाँ। उसके बाद में क्या आता है दोस्तों, ये खाद कैसे बनती है। तो मान लीजिए कि कोई गाय भैंस है, उसने गोबर किया, तो गोबर को जब आप सड़ाओगे तो क्या बन जाएगा दोस्तों, खाद बन जाएगा।
ठीक है। यह प्राणी के उत्सर्जित पदार्थ या अपशिष्ट जैविक कचरे के विघटन द्वारा क्या किया तैयार किया जाता है। अगर आपके घर का कोई हरा मतलब जैसे किसी आलू का छिलका हो गया, प्याज का छिलका हो गया, इन सबको भी जब आप सड़ाओगे तो भी क्या बन जाएगा, खाद बन जाएगा। ठीक है, इस प्रकार का जो है खाद बन जाता है दोस्तों, और ये मिट्टी के लिए बहुत जरूरी होता है। फिर दोस्तों जो है खाद के विभिन्न विभिन्न प्रकार होते हैं, ठीक है ना। सबसे पहला आता है आपका कंपोस्ट खाद। ये क्या होता है भाई, पौधों और उनके अवशेष पदार्थ, कूड़े करकट, पशुओं के गोबर, मनुष्य के मलमूत्र, कार्बनिक पदार्थों को जीवाणु तथा कवकों की क्रिया के द्वारा खाद के रूप में बदल दिया है, जिसको क्या बोलते हैं, कंपोस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, इंसान की अगर लैट्रिन है या फिर किसी जानवर की लैट्रिन वगैरह है, कई दिनों तक पड़ी रहेगी तो कई सारे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, ठीक है, जो उस अपशिष्ट पदार्थ को खाद के अंदर बदल देते हैं, ठीक है, कंपोस्ट कर देते हैं। फिर इसके बाद में आता है एक वर्मी कंपोस्ट खाद। वर्मी कंपोस्ट खाद, इसको समझने का प्रयास करते हैं। वर्मी कंपोस्ट खाद क्या होता है, इसको समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। तो देखिए, जब कंपोस्ट को केचुए के द्वारा तैयार किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं। तो इसलिए केचुओं को क्या बोला जाता है, कृषकों का मित्र बोला जाता है। ठीक है, ये देखिए, ये देखिए, आप लोग उसको ध्यान से देखिए, ये देखिए, ये मिट्टी, इसके अंदर कई सारे केचुए हैं। ठीक है, केचुओं ने क्या किया, मिट्टी को कंपोस्ट कर दिया, मिट्टी को किसमें बदल दिया, खाद में बदल दिया, है ना। तो इसलिए जो है, मान लीजिए कि जिस खेत के अंदर केचुए अगर आपको नजर आ रहे हैं ना, तो उसका मतलब वो खेत की मिट्टी बहुत अच्छी है ना। हाँ, लेकिन आजकल केचुए देखते ही कहाँ है। उसके बाद में दोस्तों आती है हरी खाद। क्या आती है, हरी खाद, ग्रीन मैन्योर। इसको समझने का प्रयास करते हैं। ग्रीन मैन्योर क्या होता है, फसल उगाने से पहले खेतों में कुछ पौधे जैसे पटसन, मूंग अथवा ग्वार उगा देते हैं। तत्पश्चात उन पर हल चलाकर खेत की मिट्टी में मिला दिया जाता है। आप लोगों ने अपने आसपास देखा होगा कि पहले खेत के अंदर जो है ना, कुछ छोटे छोटे पौधों को उगाया जाता है, किसान उनको उगाता है। ठीक है, फिर थोड़े दिनों के बाद जब वो बड़े हो जाते हैं, 1-1 फुट या थोड़े थोड़े बड़े हो जाते हैं, तो उनको क्या, ट्रैक्टर चलवा करके उनको क्या दबा दिया जाता है मिट्टी के अंदर। अब वो सड़ेंगे तो धीरे धीरे क्या बनाएंगे, खेत के अंदर खाद बनाएंगे। ठीक है, हाँ, इसलिए उनको बोया इसलिए जाता है। हरी खाद में परिवर्तित हो जाते हैं और मिट्टी को क्या देते हैं, नाइट्रोजन फास्फोरस दबा करके देते हैं, जिससे कि मिट्टी जो होती है मजबूत हो जाती है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका हरी खाद। ठीक है, अभी हम लोग बात करेंगे केमिकल के बारे में। ठीक है, केमिकल के बारे में उसके बाद में आप समझते हैं। अब हम लोग समझेंगे फर्टिलाइजर्स के बारे में समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। देखिए, उर्वरक जो होता है ना, कारखानों में तैयार किया जाता है। ये मानव निर्मित होते हैं। ये रासायनिक पदार्थों के इस्तेमाल से बनाए जाते हैं। कई सारी केमिकल्स को आपस में जोड़ करके बनाया जाता है। ठीक है, अधिक मात्रा में क्या होता है, इनके अंदर पोषक तत्व होता है, जैसे इसके अंदर सोडियम, पोटेशियम, नाइट्रोजन, ठीक है, फास्फोरस, इन सब में मिलाए जाते हैं। ठीक है, उर्वरक आसानी से पौधों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं तथा ये पानी में घुलनशील होते हैं। पेड़ पौधे आसानी से इसको जो है पचा तो लेते हैं, लेकिन जो होता है ये लॉन्ग टर्म हमारी मिट्टी के लिए क्या है दोस्तों, नुकसानदायक। ठीक है, हाँ, कई सालों के बाद जो है मिट्टी के अंदर बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा, और मिट्टी क्या हो जाएगी दोस्तों, उर्वरक क्षमता उसकी खत्म हो जाएगी। तो अब हमारे सामने एक टॉपिक आता है जिसको बोलते हैं कि भैया खाद तथा उर्वरक में क्या अंतर होता है। तो आप लोग जो है इसको याद रखिएगा, खाद और आपका ये देखिए, ये पेड़ पौधों को जो है सफ़ेद यूरिया दिया जा रहा है, और यूरिया जो है एक उर्वरक है, इसको जो है केमिकल से बनाया जाता है, और यहाँ पर इस पेड़ पौधों को खाद दी जा रही है, और ये खाद नेचुरल खाद है दोस्तों। ठीक है, तो पेपर में आप लोगों से सवाल पूछा जाएगा कि भैया बताइए कि खाद और उर्वरक में क्या अंतर होता है। तो समझने सबसे पहले बात करेंगे हम लोग किसके बारे में दोस्तों, खाद के बारे में। ठीक है, खाद के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। तो भैया देखिए, खाद जो होती है ये मुख्य रूप से कार्बनिक पदार्थ होते हैं, यानी कि कार्बनिक पदार्थ होते हैं दोस्तों। ठीक है, इनको कई सारे जीव जंतुओं के जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, ठीक है, तो उनसे इनको सड़गल के बने होते हैं। ये प्राकृतिक पदार्थ होते हैं। खाद में क्या होता है, कम मात्रा में पोषक तत्व होते हैं। मात्रा में तो इनके पास तो कम पोषक तत्व है, लेकिन ये मिट्टी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। ठीक है, खाद क्या होती है, सस्ती होती है तथा घर घर खेत कोई भी बना सकता है खाद को। खाद पोषक तत्व धीरे धीरे पौधे द्वारा क्या होते हैं, अवशोषित किए जाते हैं, क्योंकि पानी में क्या होते हैं, अघुलनशील होते हैं। पेड़ पौधे जो होते हैं इनको बहुत धीरे धीरे पचाते हैं। उसके बाद में इसका आसानी से क्या भंडारण किया जा सकता है, स्थानांतरण किया जा सकता है। उसके बाद में अब समझने का प्रयास करते हैं हम लोग कि भैया उर्वरक के बारे में। तो भैया एक ऐसे पदार्थ होते हैं, अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, इनको केमिकल्स वगैरह को आपस में तोड़ करके बनाया जाता है। ये रासायनिक पदार्थों से मिलकर के बने होते हैं। उर्वरक में अत्यधिक मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं। उर्वरक महंगे तथा फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। उर्वरक आसानी से जो है फसल को उपलब्ध हो जाते हैं, और ये पानी में कैसे होते हैं दोस्तों, घुलनशील होते हैं। आप समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, उर्वरक क्या होते हैं, पानी के अंदर घुलनशील होते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि किसी किसान ने जो है खेत के अंदर खूब दबा करके उर्वरक फर्टिलाइजर्स डाल दिए। अब जब बारिश वारिश आएगी तो खेत का पानी जो है नदियों के अंदर जाएगा, तो नदियाँ क्या होंगी दोस्तों, प्रदूषित होंगी। नदियों के अंदर भी जो केमिकल चला जाएगा। अब उस नदी के पानी को जानवर पीते हैं, इंसान भी पीते हैं, तो इससे क्या होगा कि पूरा जो है
इंसान भी उस इंसान को भी प्रॉब्लम होने लग जाएगी, जानवरों को भी प्रॉब्लम हो जाएगी। उसके अंदर जो नदियों के अंदर मछलियाँ पाई जाती हैं उससे भी प्रॉब्लम हो जाएगी। ये पानी जहाँ जहाँ जाएगा अपने साथ क्या ले जाएगा, प्रदूषण ले जाएगा। लेकिन खाद के साथ ऐसा नहीं होता है, इसलिए जो है सरकार बोलती है, वैज्ञानिक बोलते हैं कि हमको किसानों को उर्वरक का उपयोग कम करना चाहिए। उसके बाद में दोस्तों इसका भंडारण तथा स्थानांतरण भी बहुत सरल हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए लॉन्ग टर्म में जो है हम लोग के लिए खाद ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि खाद के जो है साइड इफेक्ट बहुत कम है, जबकि उर्वरक के साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा हैं दोस्तों, है ना। तो ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे सिंचाई के बारे में, क्योंकि भारतीय किसानों को जो है अच्छी फसल में सबसे जरूरी चीज़ होती है सिंचाई, है ना। अब तक तो हम लोगों ने बात कर लिया कि भाई कौन कौन अच्छा अनाज उगाने के लिए हमारे पास अच्छे बीज होने चाहिए, ठीक है, किसानों के पास अच्छे तकनीक होनी चाहिए, उनके पास उर्वरक होने चाहिए, खाद होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे कि भाई फसल को बड़ा करने के लिए भैया इरिगेशन भी बहुत ज़रूरी होती है ना। तो अब सिंचाई के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। देखिए पारंपरिक तौर से किस तरह से किसान जो है ट्यूबवेल चला करके सिंचाई कर रहा है, लेकिन आधुनिक ये किस प्रकार से स्प्रिंकलर्स वगैरह जो कम पानी का उपयोग करते हैं और अच्छी जगह पर अच्छी तरह से सिंचाई करते हैं, तो इसको समझने का प्रयास करेंगे। सिंचाई के तरीके, तो देखिए सबसे पहला आपका आता कुएँ, ठीक है दोस्तों, कुएँ से भी जो है सिंचाई की जाती है। उसके बाद में खुदे हुए कुएँ होते हैं, पानी बैलों के उपयोग या पंप द्वारा निकाला जाता था, ये तो पहले के ज़माने में लोग सिंचाई करते थे। अब आता है नलकूप, ट्यूबवेल आता है। नलकूप में बहुत नीचे पानी होता है, ठीक है, मोटर पंप के इस्तेमाल से पानी ऊपर लाया जाता है, जिससे क्या होती है, सिंचाई होती है। उसके बाद में नहरें, पहले के ज़माने में लोग नहरों से भी क्या करते थे, सिंचाई करते थे। उसके बाद में अब आ गया दोस्तों आपका नदी उन्नयन प्रणाली, रिवर लिफ्ट सिस्टम। ये क्या होता है दोस्तों, इस प्रणाली में पानी सीधे नदियों से ही पंप द्वारा इकट्ठा कर लिया जाता है। इस सिंचाई का उपयोग नदियों के पास वाले खेत में लाभदायक तरीके से होता है। कुछ इस प्रकार से होता है, देखिए, ठीक है। ये देखिए ये भी एक तरह से सिंचाई का क्या है, तरीका है। फिर तालाब को समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। इसके अंदर क्या होता है, आपत्ति के समय प्रयोग में आने वाली छोटे तालाब, छोटे जलाशय होते हैं, छोटे क्षेत्रों में पानी का संग्रह होता है। तालाब वगैरह से भी क्या किया जाता है, उससे भी सिंचाई की जाती है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। फिर एक टॉपिक आता है आप लोग के खाद्य संसाधनों में सुधार में, कि भाई वर्षा जल संरक्षण क्या है। इंसान को जो है पानी का क्या करना चाहिए दोस्तों, संरक्षण करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि फ्यूचर में हम लोग उसी पानी का यूज़ करते, जैसे बारिश का पानी होता है, बारिश के पानी को जो हम लोग को स्टोर करना चाहिए, ताकि हम लोग उस बारिश के पानी से जो है अपने घर के काम कर सकें। तो इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए वर्षा के पानी को बाद में इस्तेमाल के लिए सीधे किसी टैंक में सुरक्षित इकट्ठा कर लिया जाता है। वो प्रक्रिया जिसमें वर्षा जल को इकट्ठा कर भूमि में रिसने के लिए निर्देश किया जाता है, जिससे जो भूमि जमीन की जो जल है का स्तर क्या हो जाता है दोस्तों, रिचार्ज हो जाता है। वर्षा जल संरक्षण कहलाता है, ठीक है। ये मृदा अपरदन को भी क्या करता है, दूर करता है। देखिए ये घर है, किस प्रकार से, देखिए घर के ऊपर जो पाइप लगा रखी है। अभी छत का बारिश होगी तो बारिश पे छत का पानी जो भी होगा वो पाइप की सहायता से, अभी नीचे इन्होंने क्या बना रखा है, इन्होंने टैंक्स बना रखे हैं। अब ये सारा पानी कहाँ जाएगा, बारिश का इन टैंक्स के अंदर जाएगा। अब इस पानी का ये लोग यूज़ करते हैं गाड़ी धोने के लिए, ठीक है, साफ सफाई के लिए। तो इस तरह से जो हम लोग बारिश के पानी का क्या कर सकते हैं, संरक्षण कर सकते हैं, है ना दोस्तों। हाँ, उसके बाद में किसान और किस किस तरह से जो है अच्छा अनाज उगा सकते हैं। तो देखिए भैया फसल के पैटर्न में बदलाव करके, ये क्या होता है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। फसल की वृद्धि हेतु अलग अलग प्रकार के तरीके अपनाए जाते हैं, जैसे कि नुकसान कम हो सके। सबसे पहला आता है, आप किसान क्या कर सकते हैं, मिश्रित खेती कर सकते हैं। मिश्रित खेती क्या है दोस्तों, मिश्रित खेती का मतलब होता है कि एक बड़े से जमीन के टुकड़े के अंदर जो है, एक बड़े से जमीन के टुकड़े के अंदर, जैसे कि ये देखिए मान लीजिए कि खेत है इतना बड़ा, अब इसी खेत के अंदर आप लोगों ने अलग अलग किस्म की फसलें उगाई हैं। ये अलग फसल है, ये अलग फसल है। इसी में आप लोगों ने जो है आपने भेड़ भी पाल रखे हैं, इसी के अंदर आपने गाय भी पाल रखे हैं, इसी के अंदर आपने मुर्गी फार्म भी स्टार्ट कर रखा है, ठीक है। इसी के अंदर जो है आप लोगों ने और भी फसल का उत्पादन कर रखा है। तो इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं मिश्रित कृषि, यानी कि कई सारी कृषि की जाती है इसके अंदर, ठीक है। हाँ, क्योंकि पशुपालन में तो एक कृषि का ही अंग होता है, ठीक है, मत्स्य पालन में तो एक कृषि का ही अंग होता है दोस्तों। तो इसी को क्या बोलते हैं, मिश्रित कृषि बोला जाता है। उसके बाद में सेकंड तरीका क्या है, जिससे कि किसान अपने अनाज को बढ़ा सकता है। सेकंड आता है आपका अंतरा फसलीकरण, जिसको बोलते हैं इंटरक्रॉपिंग। ये क्या होता है दोस्तों, इंटरक्रॉपिंग समझने का प्रयास कीजिए। ये देखिए अभी बड़ा सा जमीन है, इसके ऊपर किसान ने यहाँ कोई अलग फसल बोल रखी है, इसके बगल में कोई अलग फसल बोल रखी है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं दोस्तों आपका इंटरक्रॉपिंग, ठीक है। फिर एक आता है फसल चक्र। फसल चक्र का मतलब होता है कि 3 महीने 4 महीने पर खेत के अंदर बदल बदल कर फसलों को उगाया जाए, ठीक है। हाँ, इसको क्या बोलते हैं, फसल चक्र बोला जाता है दोस्तों। तो इसको एक बार समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए मिश्रित खेती क्या होती है कि 2 या 2 से अधिक फसल को एक साथ उगाना, ठीक है, जैसे गेहूँ और चना, गेहूँ और फसल मूंगफली या सूरजमुखी, ठीक है। हाँ, मिश्रित फसल की खेती करने से हानि क्या होती है, संभावना बहुत कम हो जाती है, क्योंकि एक फसल अगर नष्ट हो जाए तो आपके पास दूसरी फसल है जिसको बेच करके जो है आप धन कमा सकते हो। उसके बाद में क्या, इंटरक्रॉपिंग। ये क्या होता है दोस्तों, तो देखिए
2 या 2 से अधिक फसलों को एक साथ ही क्या किया खेत में बोया जाता है। ठीक है, कुछ पंक्तियों में एक प्रकार की फसल तथा उनकी दूसरी पंक्तियों में दूसरी प्रकार की फसल, जैसे कि सोयाबीन प्लस मक्का, बाजरा प्लस लोबिया, इनको क्या कर सकते हैं हम एक साथ बो सकते हैं। फिर उसके बाद में आता है दोस्तों आपका फसल चक्र। क्रॉप रोटेशन क्या होता है? किसी खेत में क्रमवार पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न फसलों को उगाने को क्या बोलते हैं? फसल चक्र बोला जाता है। जैसे कि अगर एक खेत में एक ही प्रकार की फसल बार बार बोई जाएगी ना दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, पोषक तत्व तो जो मिट्टी के अंदर होते हैं वो नष्ट होने लग जाते हैं। लेकिन मान लीजिए कि आप थोड़े थोड़े समय पे आप लोग फसलों को बदलोगे, चेंज करोगे, तो क्या होता है कि मिट्टी को भी टाइम मिल जाता है अपना पोषक तत्व दोबारा से रिचार्ज करने में। ठीक है, हाँ, इससे क्या बनी रहती है? मिट्टी की गुणवत्ता बनी रहती है तथा कीट तथा खरपतवार को क्या किया जा सकता है? आराम से नियंत्रित किया जा सकता है। तो ये था दोस्तों आपका चैप्टर जिसका नाम है खाद्य संसाधनों में सुधार। तो हम लोगों ने काफ़ी सारी बात करी इसके अंदर। हम लोगों ने फसलों के बारे में बात किया, फसलों के प्रकार के बारे में बात किया, किसान किस तरह से जो है लाभ कमा सकता है, कौन कौन से तकनीक, कौन कौन सी रणनीतियाँ अपना सकता है। तो हम लोगों ने खाद के बारे में समझने का प्रयास किया, उर्वरक समझा दोस्तों। तो ये तमाम चीज़ें हम लोगों ने इस चैप्टर के अंदर डिस्कस की है। तो अगर आप लोगों को जो है इस चैप्टर से ये चैप्टर आप लोगों को समझ में आया होगा तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्त